श्रीधर बाबू साहब उसके कमेटी के चेयरमैन थे। सैयद अजीज पाशा साहब एमपी, एक्स एमपी की क़यादत में हम लोग जाके गांधी भवन पे मिले थे और उनसे बताए थे कि जैसे कि आपके वक्फ बोर्ड के अंदर जुडिशियल पावर नहीं रहने से और यहाँ पर जो है स्टाफ की कमी की वजह से और एक आईएएस ऑफिसर नहीं होने की वजह से, जबकि आपके एंडोमेंट के अंदर कमिश्नरेट एक अरसे दराज से कायम होके है, कमिश्नरेट भी है और कमिश्नर भी वहाँ बैठते हैं, एक आईएएस ऑफिसर जो है वहाँ पर पूरे बोर्ड को जो है चलाते हैं। वह बोर्ड के अंदर कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर को मुकर्रर करना और इसका कमिश्नरेट का क़याम अमल में लाना और वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देना, तो हमारे अजीज पाशा साहब की क़यादत में एक वक्त की शक्ल में हम सब लोग गए थे। श्रीधर बाबू ने फौरी हमको तयक़ुद दिया और बताया कि हम जो है ये डिक्लेरेशन के अंदर ये आपकी जो नुमाइंदगी है इसे हम इसके अंदर जो है रख रहे हैं। लिहाजा आज 2.5 साल का अरसा हो चुका है। आज वक्फ बोर्ड को के ताल्लुक से अभी तक कोई हुकूमत के जानिब से 1% का भी कोई इक़दाम नहीं हुआ और वक्फ बोर्ड जो है बहुत खस्ता हालत में है। वक्फ बोर्ड के अंदर स्टाफ नहीं है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो 3000 मुकदमे चल रहे हैं, 3000 मुकदमे की पैरवी भी कोई सही नहीं कर रहा है। स्टाफ की कमी होने की वजह से वक्फ बोर्ड के कुछ पुराने मुलाजिमीन और कुछ डेली टेम्पररी मुलाजिमीन काम चला रहे हैं और कोई तवज्जो हुकूमत की इसके जानिब से नहीं है। फिर जबकि हज हाउस की बिल्डिंग जो वक्फ बोर्ड के अंदर है उसके बाजू भी जो है एक व्यू टावर बनाया गया था राजशेखर रेड्डी साहब के जमाने में, जो कि लगभग जो है उस जमाने में 35 करोड़ रुपए तक खर्च हुए थे। आज वो बिल्डिंग बन के जो है लगभग करीब जो है 18-20 साल होने को आ रहा है। अब तक वो बिल्डिंग कुछ क्या जो तकमील नहीं करे हैं। हम बताए कि भाई ये अगर तकमील हो जाता है तो वक्फ बोर्ड को जो एक अच्छी खासी आमदनी बढ़ जाती है और उसके अंदर आपके छोटा सरकार जो है माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक जो है मिनी सेक्रेटेरिएट भी आ सकता है। यहाँ पर हज हाउस हाजियों को बहुत खिल्लत है। हज हाउस के मौके के ऊपर जो दफातर इसके अंदर हज हाउस के अंदर जो रखे हैं फौरी तौर से इसे तकमील किया जाए। लेकिन आज 2.5 साल हो गया आपके कांग्रेस की हुकूमत आके, कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिए। कुछ मुकदमे केसेस है बोलते, एक जमाने से कुछ भी उसको खत्म नहीं करते, ना उसका कोई हल निकालते। तो ऐसे बेहिसाब मसले मसाइल हैं। जबकि 900 मलियां हैं, 900 शॉप्स हैं जो है आपके वक्फ बोर्ड के, कहां पर चार मीनार के पास जो है, जो आपके अलाउद्दीन बिल्डिंग वगैरह के पास जो तो रहा ये कि उसका भी किराया करीब लगभग बड़ी मुश्किल से 500, 1000, 2000 के अंदर है। वो लोग एक शॉप को जो है 1-1 लाख रुपए किराए के ऊपर दिए हुए हैं। अगर वो उसको अगर सही ढंग से उसका किराया चालू कर दिए, सही किराएदारों को जो है बना दिए तो एक वक्फ बोर्ड को बहुत बड़ी आमदनी हो सकती है। फिर उसे हट के वक्फ बोर्ड के अंदर इससे पहले जो खामियां खराबियों को दूर करने के लिए हमारे साबिका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब एक CBCID की इंक्वायरी डाले थे। आज लगभग जो है वो 4 साल के करीब होने को आ रहा है। वो CBCID की जो इंक्वायरी जो थी वो क्या हुआ, उसको मंजर आम पे लाने का था, पेपर के जरिए से पब्लिक में लाने का था कि भाई कौन कौन ये प्रॉपर्टीज को जो है ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। जबकि मैं आपके सामने बताऊंगा 33,300 रजिस्टर्ड हैदराबाद के अंदर वक्फ के जो है प्रॉपर्टीज हैं। आज जबकि शहर हैदराबाद के अंदर ही कॉस्टली प्राइम लैंड तकरीबन जो है आपके 2,000-2,500 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो भी केसेस चल रहे हैं। केसेस के अंदर बराबर तरीके से एफिडेविट नहीं डालते हैं, केसेस के अंदर वकीला बराबर नहीं जाते हैं। हर सतह से वक्फ बोर्ड के अंदर धांधलियां चल रही हैं। तो अब मैं ये कहूंगा कि भाई वक्फ बोर्ड के अंदर जो खामियां खराबियां हैं जो उसको जो है दूर करना बेइंतहा जरूरी है। जुडिशियल पावर अगर दे देते हैं तो ये सब मसले मसाइल खत्म हो जाते हैं। फिर उसके साथ साथ चंद्रशेखर राव साहब की हुकूमत में मौजनीन बोले तो मस्जिद के अंदर जो नमाज पढ़ाते हैं पेशिमाम साहब, वो लोगों को भी जो है 6,000 रुपए 5,000 रुपए के हिसाब से तनख्वाह मुकर्रर करे थे। जबकि इंडोमेंट के अंदर पुजारियों को भी जो है एक अच्छे हैंडसम तनख्वाह है। वैसे ही आपके जो है वक्फ बोर्ड के तहत ये जो मसाजिद के अंदर जो नमाज पढ़ाते जो इमाम साहब मौजनीन, उनको भी जो है 5,000 से 6,000 तनख्वाह मुकर्रर करे थे। 2-2 महीने तक, 1.5 महीना तक वक्फ बोर्ड के जानिब से सैलरी उनको नहीं मिलते। बड़े अफसोस की बात है। क्यों बोले तो वक्फ बोर्ड के CEO साहब साइन नहीं करे और बिल नहीं आया, लिहाजा जो हम तनख्वाह आपको नहीं दे सकते हैं। बिल पास होगा तो आपको देंगे। तो वक्फ बोर्ड के अंदर स्टाफ को भी बाज़ वक्त 1-1 महीना 1.5 महीना लेट तनख्वाह मिल रही है। तो ये सब खराबियां दूर करना बेइंतहा जरूरी है। और हमारा ये आज का हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है
कि भाई ये मौजनीन जो है इनकी जो तनख्वाह बढ़ा के आज के महंगाई के जमाने में 20,000 रुपए कम से कम करना चाहिए, तो उनकी भी गुजरा औकात हो सकती है, वो सब चीजें हैं। और फिर केसेस का मसला है, उसको भी सही तरीके से परसिवेट करना जरूरी है। वक्फ बोर्ड में स्टाफ कम होने की वजह से करप्शन भी बहुत है, वो सब चीजों को जो है दूर करना चाहिए। फिर उससे हटके मैं मौके पे इतना ही कहूंगा कि भाई आंध्र प्रदेश पहले एक ही था, अब उसके 2 टुकड़े हो गए, तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया। बाजू की स्टेट के अंदर जो आपके माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के अंदर सब प्लान का भी वायदा करे थे साहब। सब प्लान बोले तो जैसे कि 3,000 करोड़ से ज्यादा का बजट सैंक्शन करे माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए। उसके अंदर साहब 50% वो अमाउंट जो है यूज में आता, 50% गवर्नमेंट को रिटर्न में चले जाता। वो क्यों होता? कोई सरकारी ऑफिसर्स माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट के इसमें दिलचस्पी नहीं लेते, उसको सही तरीके से, जैसे ग्रेव यार्ड है, तकरीबन 90% ग्रेव यार्ड आज खुले पड़े हुए हैं, उसको कंपाउंड वाल उठाओ साहब। आप मस्जिदों के अंदर भी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी आप फुलफिल करो साहब जो है। और भी जो है कुछ फंड्स वगैरह है, तो वक्फ बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट था कि भाई मजबूर लोगों को पढ़ने लिखने के लिए भी हम कुछ मदद करेंगे, वो पैसे से आप कुछ आमदनी हो रही तो उनको भी आप मदद कर सकते हैं। तो ऐसा जो है क्या है, सब प्लान यहां पर डिक्लेरेशन में तो बोले कि हम देंगे, आज 2.5 साल हो गया कांग्रेस की हुकूमत आके साहब, आज अब तक भी जो है ये सब प्लान की अमलावरी नहीं हुई। जबकि आंध्र प्रदेश के अंदर सब प्लान आ गया है। आंध्र प्रदेश के अंदर अगर वो जो आपके चंद्रबाबू नायडू साहब की हुकूमत एक बजट पास करती, अगर वो बजट यूटिलाइज नहीं हो सकता, ऑफिसर्स यूटिलाइज नहीं करते, वो बजट बन जाता, तो माइनॉरिटीज वेलफेयर के जो डिपार्टमेंट है उसमें उसको यूज कर लेते हैं। यहां पर क्या है, 3,000 करोड़ आया बजट, 3,000 करोड़ के अंदर तो करीब 1,500 करोड़ खर्च हुआ, 1,500 करोड़ वापिस चले जा रहा साहब। कितने अफसोस की बात है। इसको भी सब प्लान के तहत माइनॉरिटीज वेलफेयर के जो डिपार्टमेंट्स है, माइनॉरिटीज के जो भी अभी जो काम है बहुत सारे, उसमें इसे खर्च करना चाहिए। ये भी अब तक भी इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। सब प्लान भी आना बहुत जरूरी है। जैसे कि उर्दू है, उर्दू को भी साहब जो है तो ऑफिशियली तौर से सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिए। आज जबकि उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा देने के बाद उर्दू ऑफिसर्स को अपॉइंट करे, आज तकरीबन 8 साल हो रहा उर्दू ऑफिसर्स अपॉइंट होके जो है उनको कोई प्रमोशन ही नहीं है। दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को प्रमोशन है, उनका सर्विस रिकॉर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उर्दू एकेडमी को भी टाइम टू टाइम पैसा नहीं पहुंचता है, वहां पर भी कभी कभी सैलरी वक्त पे नहीं मिलते हैं। आज उर्दू एकेडमी के अंदर भी जो है उर्दू को जो है जैसा कि आगे बड़ा तरक्की देना चाहिए था, आज उर्दू एकेडमी के अंदर भी उर्दू को सही तरीके से उसका मुकाम नहीं दे रहे हैं साहब। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी बात करते हुए ये कहूंगा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी जो है करोड़ रुपीस का अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी दूर करने के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाया गया साहब। आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए साहब, लेकिन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आज से 5 साल पहले भी लाखों दरखास्तां लिए, कुछ भी नहीं हुआ साहब। कसम, नई हुकूमत आने के बाद लाखों दरखास्तां लिए, लोन देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोगों को मशीन वगैरह ये वो दे रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग के कुछ स्कीम्स वगैरह है। तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो कॉन्सेप्ट ये था, एनटी रामाराव साहब के जमाने में, तेलुगु देशम की हुकूमत में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए जो था, बेरोजगारी को दूर करने के लिए बनाए थे, वो भी टोटली तकरीबन ठप होकर रह गया है साहब। उसके अंदर भी कोई लोन मिलता नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं है साहब। उससे हटके भी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना मुद्रा एक स्कीम आई हुई है साहब, उसको भी गाइड करना चाहिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाले। उसमें जो बहुत बड़ा फंड है, बजट है, एक आदमी को 10-10 लाख 20 लाख तक भी बढ़ा दिए लिमिट, वो भी लोन मिल सकता, लेकिन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाले उसको भी कोई गाइड नहीं करते, उसका भी कोई एप्लीकेशन नहीं है उनके पास, उसके ताल्लुक से भी बात नहीं करते। तो आज माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स है, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा बोलने का मतलब ये है कि वो पूरे ठप होकर रह गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी रिसेंटली अजहरुद्दीन साहब को मिनिस्टर बनाए हैं, अभी मिनिस्टर बने हैं, फिर अब उन्हें एमएलसी बनना, फिर उनकी मिनिस्ट्री पक्की होना, बहुत सारी चीजें हैं, फिर उन्होंने भी एक्टिव हो जाना, माइनॉरिटी वेलफेयर के जितने जो प्रॉब्लम्स हैं डिपार्टमेंट के, उस सबको दूर करना। तो आज ये कांग्रेस की जो हुकूमत आई है, बहुत सारे वायदे करी, और राजशेखर हमारे रेवंत रेड्डी साहब खुद ही जो है ये बोले कि हम माइनॉरिटी के वोट से हमारी हुकूमत बनी है। अरे साहब, माइनॉरिटी के वोट से आपकी हुकूमत बनी, आप जीते, कांग्रेस पावर में आई, तो आप जो डिक्लेरेशन है माइनॉरिटीज के, उसके ऊपर अमल कीजिए। ये हमारा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुतालिबा है। थैंक यू।